Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear ninth class students, Assalamu alaikum. Today my topic is we would like to continue. Previously we had discussed how the outbreak of the French Revolution, how the French Revolution has started. Today we are going to discuss a topic, namely France becomes a constitutional monarchy. How France became a constitutional monarchy. Today we would like to discuss and start कि फ्रांस ने कैसे आइनी तौर जो है यानी कि वो कैसे monarchy, जिसका मतलब है कि वहाँ पे एक आइन बनाया गया, लेकिन उस आइन को कंट्रोल जो है वहाँ की जो हुकूमत थी, आइन तो था वहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ का जो बादशाह था वो वहाँ पे हुकूमत करता था, लेकिन एक आइन के तहत। तो वो फ्रांस में कैसे स्टार्ट हुआ, तो फ्रांस ने कैसे इसका आगाज़ किया। फ्रांस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चूँकि हमने इससे पहले भी पढ़ा, लुइस XVII का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उसमें आपने देखा कि जब उसने सदारत संभाली तो वहाँ पे जो ट्रेजरीज थी वो बिल्कुल खाली थे फ्रांस में। इसके अलावा फ्रांस ने जो उस वक्त जो बादशाह था वहाँ का, उसने लोगों पे जो टैक्स लगाया जाता था वो टैक्स को इंक्रीज़ किया था नियर अबाउट 10%। और तीसरी बात जो इसमें ये थी कि लोग इतने वायलेंट क्यों हो गए फ्रांस में, वो ये थी कि फ्रांस में 3 कैटेगरीज़ के लोग थे वहाँ पे, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि वहाँ पर देयर एग्जिस्ट 3 ग्रुप्स ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। तो जो पहले 2 ग्रुप्स थे, उन ग्रुपों को क्या किया गया था, उनको माफ़ किया गया था टैक्स, जो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो थर्ड स्टेट जो थे पीपल, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, तो उनको क्या करना होता था कि वही एक ग्रुप जो है उन पे टैक्स लगाया जाता था और उनको ही टैक्स पे करना पड़ता था। तो जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को तैयार किया ताकि जो फ्रांस में जो है, फ्रांस में हम ऐसे इनकलाब लाया फ्रांस में कि वहाँ पे जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से फ्रांस को आईनी दायरे के अंदर लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की। तो सबसे पहले जो उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy तैयार किया। क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी, जो थर्ड स्टेट्स वालों ने बनाई थी, उसमें तकरीबन उस वक्त के मेंबर्स थे जो तकरीबन मिसाल के तौर पर 745 मेंबर्स उसने रखे उस नेशनल असेंबली में। फ्रांस के जो नेशनल असेंबली होती है, तो उस असेंबली को उन्होंने बनाया, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो नियर अबाउट कितने होंगे, 745 मेंबर्स। लेकिन इन के जो है, जो मिसाल के तौर पर इस वक्त जो स्टार्ट हुआ नेशनल असेंबली जो बनी, तो उन्होंने इस आइन का एक ड्राफ्ट जो है तैयार किया। कब उन्होंने स्टार्ट किया, इन 1791 में। तो 1709 में जब उन्होंने आगाज़ किया इसका, तो इसका मकसद क्या था इस नेशनल असेंबली का, ताकि वो इस आइन को बनाए। मकसद क्या था इसका मकसद यही था कि उस वक्त जो पावर्स थे वहाँ के बादशाह को, उसके पावर्स को लिमिट करना था, उनको कम करना था। तो फिलहाल उनने आगाज़ उसी तरीके से किया था कि उनने इस बादशाह जो था, इसके पास जो पावर थे, उन पावर्स को उनने डिसेंट्रलाइज किया। क्या किया, डिसेंट्रलाइज करेंगे कह सकते हैं हम। और दूसरी तरीके से हम उसको कहेंगे, उसको लिमिट किया, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया। उन्होंने क्या कहा, उनके पावर्स इस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क हमारा है, यहाँ पे जो बादशाह होता था, उस एक को ही अथॉरिटी होती थी कि वो सारे कानून बनाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पावर्स जो है उनको इसको डिसेंट्रलाइज करके उन्होंने इसको 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो वो 3 ग्रुप्स क्या क्या थे, उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन बनाए मुख्तलिफ किस्म के। एक इंस्टीट्यूशन था लेजिस्लेचर का, दूसरा था एग्जीक्यूटिव का, और तीसरा था जुडिशरी का। तो इस तरह से फ्रांस जो है वो मुल्क बना, जिसने आईनी तौर ऐसा सिस्टम तैयार किया जहाँ पे बादशाह होता था। जो बादशाह था, वो जो इसका रिप्रेजेंटेटिव था, हेड ऑफ़ द स्टेट था, वो बादशाह होता था। तो ऐसे सिस्टम को, जहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट जो होगा वो एक बादशाह होगा या क्वीन होगी, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइन पहले से आइन ने बनाया, और इस तरह से आइनी तौर अब ये मुल्क बना। आइन जो इसका सिस्टम है, ये आइनी तौर चल रहा था। तो और इसका जो हेड था वो अब बादशाह रहा। तो इस तरह से इस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy।
क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अच्छा, इस तरीके से बच्चों ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि अब ये फ्रांस में कैसे काम करेगा, अब ये फ्रांस में कैसे काम करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस जो सिटीजन्स वहाँ के थे, फ्रांस के जो सिटीजन्स थे, उनको दो ग्रुप में तकसीम किया है। एक तो होते हैं एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे होते हैं पैसिव सिटीजन्स। तो अब हम देखेंगे ये एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे, फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स कौन थे और पैसिव सिटीजन्स कौन थे। जहाँ तक एक्टिव सिटीजन्स का ताल्लुक था तो वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम करेंगे पैसिव सिटीजन्स की बात। पैसिव सिटीजन्स जो फ्रांस में उस वक्त डिक्लेयर किए गए इस आइन में, ये वो लोग थे जिनकी उम्र 25 साल से कम, 25 साल से कम, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, कम थी। और साथ साथ ये कि जिसमें एक तो 25 साल से कम अगर मर्द होंगे तो वो 25 साल से कम, और औरतें जो होंगे, औरतें या बच्चे जो होंगे या और भी जो होंगे तो उनको भी वो मतलब वो भी इसमें आते थे कि उनको कोई मतलब इन 25 साल से कम होते थे, उनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। और दूसरी ये बात कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। जो भी हम ले लेंगे तो पैसिव सिटीजन्स का मतलब क्या होता है, और ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर ये टैक्स पेयर नहीं होते थे, टैक्स पेयर नहीं होते थे यानी टैक्स देने वाले नहीं होते थे, तो उनको भी वोट डालने का हक नहीं था। ये तो हुई पैसिव सिटीजन्स की बात। तो पैसिव सिटीजन्स यहाँ पे आप इस तरीके से याद रखोगे कि फ्रांस में पैसिव सिटीजन्स होते हैं जिनको वोट डालने का हक नहीं था। फिर ये बात अब हम करेंगे बात एक्टिव सिटीजन्स की। तो एक्टिव सिटीजन्स जो थे उस वक्त फ्रांस में, पैसिव सिटीजन्स नियर अबाउट 3 मिलियन पीपल थे उस वक्त फ्रांस में, और एक्टिव सिटीजन्स उस वक्त थे वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब थे। तो उन 4 मिलियन जो 28 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ पे थी, तो उस 28 मिलियन पॉपुलेशन में 7 मिलियन टोटल लोग जो ऐसे थे जिनकी एज ऐसी थी। लेकिन पैसिव सिटीजन्स जो है वो 3 मिलियन के थे, और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग वहाँ पे वो थे जिनको हमने एक्टिव सिटीजन्स में काउंट किया जाता था, क्योंकि ये वो थे जो टैक्स भी देते थे, तो उनको ही वोट डालने का हक था। तो उनने क्या किया, ये 4 मिलियन जो लोग थे तो उन्होंने एक मतलब उनको वोट डालने का था, तो उन्होंने वोट डाला तो एक इलेक्टोर्स बनाया गया। वो तकरीबन 50,000 पीपल जो है उसमें होंगे, लेकिन वो भी सिर्फ मर्द, औरतें उसमें, क्योंकि औरतों को वोट डालने का हक भी नहीं था, तो औरतों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बनाया जाता था। तो इस तरह से 50,000 पीपल्स को इलेक्ट करते थे। ये 4 मिलियन लोग जो थे उन्होंने 50 मिलियन पीपल्स को इलेक्ट किया, और जो 50 मिलियन पीपल थे उन्होंने फिर नेशनल असेंबली बनाई, जो उन्होंने फिर वोट डालकर नेशनल असेंबली बनाई। जो नेशनल असेंबली उस वक्त बनी तो उसमें जो टोटल मेंबर्स रखे गए वो 745 थे। कितने, 745 मेंबर्स उसमें बनाए गए। तो उन 745 मेंबर्स जो उन्होंने चुने, तो उनका कंट्रोल जो है उनने दो थे। एक तो उनका ये था कि उनका कंट्रोल किस पे था, उनका कंट्रोल उन पे किसका कंट्रोल था। एक तो था उन पर कंट्रोल बादशाह का जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता था, और दूसरे तरीके से ये नेशनल असेंबली जो है तो उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। जो मिनिस्टर्स वहाँ पे थे तो उन मिनिस्टर्स को और किंग के दरमियान एक पूरा, इसको हम कहते हैं काउंसिल बनाया था उनको। तो जो मिसाल को जो एक जिनने एक बॉडी बनाई थी जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये जो मेंबर्स उन्होंने बनाए, नेशनल असेंबली उन्होंने बनाया जिसमें तकरीबन 745 मेंबर्स थे। तो इसको आने इस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया, लेजिस्लेचर। और फिर जब उन्होंने मिनिस्टर्स बनाए, चूँकि सारे जो इसमें जो हम कैबिनेट भी कहते हैं, तो उन्होंने एक कैबिनेट बनाई जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव बादशाह भी था और इसके साथ साथ मिनिस्टर्स भी थे। तो ये एक काउंसिल उन्होंने बनाया, तो उस काउंसिल को उन्होंने नाम दिया है एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो था वो है जुडिशरी। वो तो बिल्कुल इस इलेक्टिव सिस्टम से बाहर थी था। तो लोगों के ही ज़रिए अब एक जुडिशरी तैयार किए गए। इस तरह से थ्री जो ऑर्गन गवर्नमेंट के हैं उनको तैयार किया गया। लेकिन बादशाह को मिसाल के तौर बादशाह जो था वहाँ पे उस वक्त फ्रांस का, उसको एक कंट्रोल था, एक सुपर वीटो, जो हम कहते हैं वीटो पावर, एक सुपर पावर था उसको कि वो कभी भी असेंबली को या इनके जो है तो उस तरीके से मतलब बहुत सारे मतलब उसके पास पावर्स अभी भी थे कि वो इस असेंबली को रोक सकता था, रेस्ट्रिक्ट कर सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो उन्होंने इस तरह की इस सिस्टम था वहाँ पे जिस तरीके से 3 ऑर्गन जो है बनाए गए। फिर क्या हुआ कि वो मर्द जिनकी एज सिर्फ 25, मैंने पहले कहा ना एक्टिव सिटीजन्स, ये वही मर्द थे जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा होती थी,
اور وہ ٹیکس دیتے تھے. کتنا ٹیکس دیتے تھے؟ اتنا ٹیکس دیتے تھے تقریباً کہ وہ 3 دن کے مزدور سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. ان کو یہ حق تھا کہ وہ وہاں پہ ووٹ ڈال سکیں گے. تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہے آئین تو تیار کیا گیا، لیکن اس آئین میں سب سے پہلے جو کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ وہی ووٹ ڈال سکتے ہیں جو کیا ہم کہیں گے کہ جن کے جو ٹیکس دیتے تھے. جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. تو ان کو دوسری کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، اینڈ دیٹ واز دا کیٹیگری آف پیسو سٹیزنز آف فرانس. تو پیسو سٹیزن میں عورتیں سارے رکھی گئی، اور وہ جوان رکھے گئے جن کی عمر 25 سال سے کم، اور وہ بھی مرد جن کی عمر 25 سال سے زیادہ تھے لیکن وہ ٹیکس بریکٹ میں نہیں آتے تھے، تو ان کو بھی پیسو سٹیزن ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. تو ووٹ ڈالنے کا حق صرف انہی لوگوں کو تھا جن کی عمر 25 سال سے زیادہ تھے اور وہ مرد تھے اور وہ ٹیکس بھی دیتے تھے. کتنا ٹیکس دیتے تھے؟ نیئر اباؤٹ جو ٹیکس وہ دیتے تھے وہ ایک مزدور کے 3 دن کے اجرت سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ وہ پھر انہوں نے جو یہ تو ہوئی مطلب ووٹرس کی بات. اس کے بعد انہوں نے ایک الیکٹوریٹ مطلب جو ووٹرس تھے وہ ووٹ ڈال کر انہوں نے ایک الیکٹورس تیار کیا تھا جو تقریباً 50,000 مردوں پہ شامل ہوتا تھا. تو وہ اس کا ممبر بننے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ وہ بھی ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں چاہیے. اس سے زیادہ اگر وہ ٹیکس دیتا تھا تو وہ اس کا ممبر بن سکتا تھا. تو یہ جو آئین انہوں نے وہاں پہ بنایا جس میں انہوں نے ایسے قانون پاس کیے جس میں انہوں نے بادشاہ کی جو پاور تھے ان کو ریسٹرکٹ کیا. تو اور جو فرانس جو ہے اب کانسٹیٹیوشن منارکی بنی. تو اس میں جو کانسٹیٹیوشن جو وہاں کا آئین جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتا تھا؟ وہ اس طریقے سے تھا کہ جو یعنی کہ ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز، اس سے اس کا مطلب جو ہے آئین کا آغاز ہوا، جس میں سپوز انہوں نے مطلب کچھ ہم کہیں گے ایسے رائٹس دیے، ہم کہیں گے حقوق دیے لوگوں کو جن کو انہوں نے نام رکھا نیچرل اور انیلینیبل رائٹس، جن کو انہوں نے نام رکھا. یعنی کہ یہ انسان کے مطلب جس نے بھی اس فرانس میں جنم لیا یہ اس کا مطلب قدرتی حق ہے، جس میں کیا آتا تھا؟ رائٹ ٹو لائف، زندہ رہنے کا حق. یعنی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی اس کی زندگی کے ساتھ مثال تو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے تو وہ قانون کے سامنے مجرم ہوتا تھا. دوسرا کہ فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی ان کو آزادی ملی، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں مثال کے طور پر. لیکن وہ بولنے جس کے علاوہ ہر ایک اپنی رائے، فریڈم آف اوپینین، کوئی بھی اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس میں وہ آزاد تھا کہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. اس کے علاوہ قانون کے سامنے سب برابر ہے، یعنی ایکولٹی بیفور دا لا. تو ان کو تیار کر کے ان 3-4 مثال رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اوپینین، ایکولٹی بیفور دا لا، یہ جو تھے یہ نیچرل رائٹس ان کو کہا گیا. یعنی کہ وہ قانون جو ہر ایک انسان، جو بھی انسان اس فرانس میں رہتا تھا، جو فرانس کے بائی برتھ فرانس میں جنم لیتا تھا، تو ان کو جو ہے ان کو یہ رائٹ دیے گئے. تو ان سے ان رائٹس کو کوئی نہیں چھین سکتا تھا. اور اسٹیٹ کو اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے مثال کے طور پر ہم کہیں گے اختیار دیے گئے تھے کہ وہ ان لوگوں کی ان رائٹس کو بالکل پروٹیکٹ کرے، اور کوئی بھی ان رائٹس کو کوئی گورنمنٹ، کوئی انسان، کوئی بھی آپ لے لو، وہ اس قانون جو اس ملک میں رہتے تھے، فرانس میں رہتے تھے، ان کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ ان رائٹس کو جو نیچرل رائٹس اب ان فرانس کے لوگوں کے بنائے گئے ان رائٹس کو ان سے چھین سکتا تھا. تو اس طریقے سے وہاں کے جو آئین تھا اس نے آغاز کیا، اور اس طریقے سے فرانس جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل منارکی کے روپ میں ایز اے فرسٹ ہم کہیں گے ایز اے نیشن کھڑا ہوا. تو جس نے پہلے آئین جو ہے وہاں پہ تیار کیا، تو جو کنٹرول کرتا، جس کو کنٹرول کرتا تھا وہاں کا کنگ یا کوئین ہم لے لیں گے، جو اس کو کنٹرول کرتا تھا. تو اس طریقے سے وہاں کی جو فرانس ہے اٹ بیکمس اے کانسٹیٹیوشنل منارکی. تھینک یو.